नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। उत्तर प्रदेश में आज से योगी युग की शुरुआत हो गई। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेकर सीएम के तौर पर कार्यभार संभाल लिया। योगी सरकार के सामने अब वही चुनौतियां हैं जिन्हें पूरा करने में अखिलेश सरकार नाकाम रही और जनता ने बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत दे दिया। अब योगी पर यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने भी योगी को मुख्यमंत्री बनाकर साफ कर दिया है कि उसे काम भी चाहिए और राम भी। योगी आदित्यनाथ को यूपी में अखिलेश यादव से विरासत में बहुत सारी चुनौतियां मिली हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध और हत्याओं के मामले में यूपी देश में नंबर 1 है। यूपी की कृषि विकास दर देश के बीमारू राज्यों से भी कम है। यूपी में बिजली ऐसी समस्या है जिससे तंग आकर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया और यूपी में औद्योगिक विकास दर खस्ता हाल में है। शिक्षा और रोजगार के स्तर पर यूपी पिछड़ा है और बीते 10 साल में करीब 3,500 बार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो योगी सरकार यूपी में विकास को कितनी रफ्तार दे पाएगी और क्या विकास के लिए योगी वैसे ही कड़े फैसले ले पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं? ताल ठोक के आज बात करेंगे कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और बीजेपी को विकास के लिए सिर्फ योगी का ही चेहरा भरोसेमंद क्यों लगा। क्या यूपी में विकास के मोदी मॉडल को योगी अपनाएंगे और क्या बीजेपी को 2019 के लिए काम के साथ साथ राम भी चाहिए? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देखिए, योगी कोई चेहरा नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के तहत एक मिशन के साथ राष्ट्रवाद और विकास की मुहिम के साथ जुड़ा हूं। हिंदुत्व और विकास की इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। 21वीं सदी की 2 सबसे अच्छी खबरें, माननीय मोदी जी का भारत का प्रधानमंत्री होना और मेरे छोटे भाई योगी जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। योगी जी विकास को और राष्ट्रवाद को दोनों को साथ लेके चलेंगे और वामपंथियों के गाल पे ये सबसे बड़ा झापड़ा पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का पुराना एजेंडा था। नाम ये सबका साथ सबका विकास का लेते थे और असली इनके मन के अंदर जो एक बात थी उसको उन्होंने उजागर किया है। लव जिहाद और घर वापसी की बात करने वाले लोग अब एकदम खुलेआम पर पूरे प्रदेश में और देश में सामने खड़े हैं। योगी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे से ज़्यादा अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर काम करेगी और उसी तरह की माहौल बनाने की कोशिश करेगी जिस तरह का माहौल बना करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीतने का काम किया है। योगी जी योग नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, ये बीजेपी के लोगों को जानना चाहिए। नई सोच के युवाओं को आकर्षित करने के बजाय टकराव पैदा करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। हम उत्तर प्रदेश वासी दुखी हैं। पहला सवाल, क्या यूपी में अब योगी लाएंगे राम राज? दूसरा सवाल, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनेगा विकास का नया रोल मॉडल? तीसरा सवाल, यूपी में विकास के मोदी मॉडल को अपनाएंगे योगी? चौथा सवाल, तुष्टीकरण की राजनीति को फेल करेगा मोदी का योगी कार्ड? तो आपको बता दें ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे सर्जन हैं और पार्टी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। राजीव राय हमारे साथ हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बलिया, बनारस और बेंगलुरु से उन्होंने पढ़ाई की है। आज काफी दिन के बाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है राजीव राय आपका भी।
हमारे साथ आलोक शर्मा है, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ 2 दशक तक वो जुड़े रहे हैं। वो भी कुछ सेकंड के बाद इस कार्यक्रम का हिस्सा हो जाएंगे। राकेश सिन्हा आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन के फाउंडर और ऑनरेरी डायरेक्टर हैं। स्वागत है राकेश सिन्हा आपका भी। सैयद मुबीन ज़ाहरा वो हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के मुद्दों पर खासतौर पर काम करती हैं। संडे इंडियन मैगजीन ने इन्हें देश की 50 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। और शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में अब से कुछ समय पहले उन्होंने किताब लिखी थी, खासतौर पे यूपी के मुद्दों को सेंट्रिक है, उस पर अपनी बात रखेंगे। शांतनु आपका भी स्वागत है। संबित पात्रा, भगवा जैकेट तो आपने पहन लिया है आज, भगवा कपड़े वाले को सीएम बनाते ही आप देख रहे हैं 2 दिन से कितनी खिंचाई हो रही है। रोहित जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को, दिनेश जी को, केशव मौर्य जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और देखिए, थोड़ी सी शरारत तो आपने भी कर दी, मेरे भगवा जैकेट को लेकर आपने मेरी भी खिंचाई कर दी। खैर, आप तो मजाक में खिंचाई कर रहे हैं। मैं सच बताऊं तो इस देश में भगवा रंग को लेकर जिस प्रकार की वामपंथी खिंचाई करने लगे थे, जिस प्रकार से भगवा रंग का मजाक उड़ने लगा था, आज मुझे गौरव महसूस हो रहा है। और मैं ये सीना ठोक के, ताल ठोक के कह रहा हूं कि मैं भारतवर्ष की भूमि के भगवा रंग को भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीने पर, उनके बदन पर जब देखता हूं तो मुझे दुख नहीं होता है, मुझे गर्व होता है। और जिन लोगों को दुख होता है उनको अपनी सोच की प्रक्रिया में बदलाव लाने का समय आ चुका है। भगवा का अर्थ बलिदान होता है। सैकड़ों वर्षों से भारतवर्ष के मुनि ऋषियों ने इसी प्रकार के वस्त्र पहनकर, मैं तो केवल वस्त्र पहना हूं, मगर योगी जैसे लोग वो योगी हैं। भोग की राजनीति से योग की राजनीति की ओर धीरे धीरे भारतवर्ष बढ़ चला है। बहुत अड़चनें आएंगी और ये सब बाधाओं को हटा के, इन सब बाधाओं के ऊपर से गुजरते हुए ये जो नई रणनीति शुरू हुई है, नई राजनीति आई है, योग की राजनीति, यह आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड में ये भी बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कुछ लिबरल्स बहुत दुखी थे। वो कह रहे थे भारत समाप्त हो जाएगा। आज भारत समाप्त नहीं, भारत आज विश्वगुरु बनने के लिए चल पड़ा है। जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, यही लिबरल लोग आंसू बहा रहे थे, बोल रहे थे पार्टी समाप्त हो जाएगी। आज पार्टी समाप्त नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक है। और वो लोग जो आज योगी आदित्यनाथ पर सीएम बनने के लिए तंज कस रहे हैं, उनको मैं कह दूं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। पात्रा जी, आज हमने घड़ी नहीं चलाई है, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस चीज का लिहाज रखेंगे, अपने दिमाग से घड़ी तय कर लेंगे कि इतनी देर से ज्यादा नहीं बोलना और दूसरे के साथ टोका टाकी कम करनी है। राजीव राय साहब, कैसे लगे आपको उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री? रोहित जी, संबित पात्रा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट के सारे सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कैसे लगे ये आज बताना मुश्किल है। हम ये चाहेंगे 11 तारीख को 5 बजे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि उत्तर प्रदेश को शायद और विकास की जरूरत है। हम ये उम्मीद करेंगे कि पिछला इतिहास की बातें हम न करें, क्योंकि हमारे संस्कार में नहीं है कि कोई व्यक्ति अभी कार्य शुरू नहीं किया और हम पहले से प्रीजुडिस होकर उस पर कमेंट करना शुरू करें। मैं और चैनलों पर था, मुझे अहंकार की भाषा सुनाई दी। उम्मीद करता हूं कि सत्ता जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विनम्रता लाएगी और जिस मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार में सौंपा गया है, योगी जी पुराने उनके बारे में मैं कुछ कहूं आपके चैनल पर या पैनल के सदस्यों को कहूं, कोई वो पर्दे के पीछे नहीं है, सब यूट्यूब पर और जगह जगह मौजूद है। लेकिन अभी मैं प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं, हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं संबित पात्रा साहब को कि विकास के मुद्दे को लेकर अगर आगे चलेंगे तो हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे, रचनात्मक और निर्माण के कार्यों में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सहयोग करेंगे। जहां जनता की समस्याएं आएंगी, विपक्ष के रूप में वहां खड़े होने का भी काम करेंगे। अभी आज मैं जजमेंट पास कर दूं उनके होने से तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध होगा। उम्मीद करता हूं कि उन सपनों को पूरा करेंगे जो उन्होंने लोगों को दिखाया है। राजीव जी, बड़ा मैच्योर आपने वक्तव्य दिया है अभी, और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो कल से ये तय कर दिया
कि इसको सीएम बनाने से योगी आदित्यनाथ को यह पता लग गया कि विकास इनके एजेंडे में कहीं नहीं है और क्या चलाना चाहते हैं उसका अंदाजा मिल रहा है। अखिलेश यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है आज मंच पर मौजूद रह के, हमें लगता है आपके वक्तव्य के बाद ये हमें मानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी वो परिपक्वता दिखाई देगी। लेकिन राकेश सिन्हा उन लोगों का क्या करेंगे? लालू प्रसाद यादव के बेटे का वक्तव्य आपने सुना, जेडीयू के नेता केसी त्यागी साहब का वक्तव्य आपने सुना, मीम अफजल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश में लंबे समय काम कर रहे थे चुनाव के पहले, उनका वक्तव्य आपने सुना। राजीव राय कह रहे हैं जब काम नहीं किया उससे पहले हम राय कैसे दे दें किसी के काम पर? वहां तो पहले ही तैयारी है कि भाई ये तो काम कर ही नहीं पाएगा। ऑब्जर्वेशन दिया कि राजीव राय जी ने बहुत परिपक्व बात कही, लेकिन जब लालू यादव जी के दोनों पुत्र या उनका कोई एक पुत्र इस तरह का बयान देता है जिनकी योग्यता तो भारतीय राजनीति की ही नहीं है और जो बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार के सरदर्द बने हुए हैं, कम से कम उनको शोभा नहीं देती है। और मैं ये बात त्यागी जी से भी अपेक्षा नहीं रखता। तो देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। रोहित जी, मैं एक घटना बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, उनकी तबीयत खराब हो गई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का पूरा पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होना था। उन्होंने कहा जाओ संपूर्णानंद जी से लिखवा लो। संपूर्णानंद जी कांग्रेस के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उनकी विरोधी थे। उन्होंने वो प्रस्तावना लिखी और ये आचार्य नरेंद्र देव ने कहा इसे एज इट इज पब्लिश करा दो। देखिए, यह जो भारतीय राजनीति की सकारात्मक रचनात्मक परंपरा थी जो 50-60 के दशकों में थी, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। संपूर्णानंद जी दीनदयाल उपाध्याय जी के पॉलिटिकल डायरी, जनसंघ के नेता के पॉलिटिकल डायरी की प्रस्तावना लिखते हैं। तो यह परंपरा जो मर रही है और इसका कारण है कुछ ऐसे राजनीतिक पैदा लिए हैं जिनकी जीविका रोहित जी पहचान की राजनीति पर है। लालू जी भ्रष्टाचार को भी पहचान की राजनीति से ढक देते हैं, वंशवाद को पहचान की राजनीति से ढक देते हैं। पूरे राष्ट्रीय जनता दल में राज्यसभा की सीट और उप मुख्यमंत्री का सीट, मंत्री का सीट बेटी और बेटों में बांट देने वाला व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करता है। वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़ा करता है। भगवा कलर, अरे भगवा कलर की बात करते हैं। भारतीय सभ्यता की ये सबसे पुरातन रंग है जिस रंग के देखते ही मन में करुणा, संवेदना और त्याग की भावना उत्पन्न होती है। सर्व समावेशी यदि कोई रंग है तो भगवा है। मैं रंगों को बांटना नहीं चाहता हूं। एक बात और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। भारतीय संसद में सुलेमान सेठ हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई। सुलेमान सेठ के भाषणों को देखिए, लेकिन तब भी अनटचेबिलिटी नहीं हुई। सुलेमान सेठ ने जिस तरह से संसद के भीतर भाषण दिए, जिस तरह की विभाजनकारी बातें की, भारतीय राजनीति की ये एक सुपाच्य राजनीति रही है। उसको तो आप ये कह रहे हैं योगी जब ऐसे भाषण नहीं देंगे? जोगी जी के यूट्यूब के भाषण का बताता हूं। जोगी जी ने किसी समुदाय को चुनौती नहीं दी। जोगी जी ने उस समुदाय के फ्रिंज एलिमेंट्स को, और आज भी मैं कहता हूं कि जो लव जिहाद करते हैं वो समाज को बांटते हैं। सर, आपको पता है इस वक्त क्या चर्चा चल रही है? मुबिन जहरा, मैं आपसे इस पे कमेंट लेता हूं। वो कह रहे हैं किसी समुदाय को चुनौती नहीं दी। लोग लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब धारा 786 हट गई, धारा 108 लग गई। तो आप समझते हैं कि बहुत हद तक जो परसेप्शन है वो इन चीज़ों से भी बिल्ड होता है? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन परसेप्शन को चेक करना ही जो है गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और हमने बात की थी रोहित जी कि मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन रिप्रेजेंटेशन की भी गलतियां हैं कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को बस केवल एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी। तो अगर ये जो ड्रॉबैक्स हैं, जितने समाज के साथ ड्रॉबैक्स, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, तो कहीं ना कहीं ये उस लीडरशिप की ही देन है जिन्होंने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया। और मुझे लगता है जो अब शिफ्ट आया है पॉलिटिकल सिनेरियो में, वो उसमें इस डिफरेंसेस को डाइल्यूट करके अच्छे काम करना और उनको एक जनरल एम्पावरमेंट देना, नौकरी। आपने अभी क्लिप चलाई थी थोड़ी देर पहले कि वहाँ के जो युवा थे वो कह रहे थे हमें नौकरी चाहिए, हमें सड़क चाहिए। और महिलाओं के लिए जहां महिलाओं के रिलेटेड क्राइम सबसे अव्वल नंबर पे है, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। ठीक बात है, तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। लेकिन आजम खान कह रहे थे राजीव राय बीजेपी के जीतने के बाद के मुसलमानों का दिल डरा हुआ। अब तो उनके मुताबिक पूरी तरह से बैठ ही गया होगा दिल योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद। और क्या वो तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं और समाजवादी पार्टी उनकी राय से इत्तेफाक रखती है क्या? देखिए, दो चीज मैं कहना चाहूंगा। एक चीज मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। रोहित जी, आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा और बहन जो बोल रही थी उन्होंने भी कहा,
ये बात चुनाव में बहुत हो चुकी है और आंकड़े झूठ नहीं बोलते। इस बात से मैं अपना ऑब्जेक्शन लगाता हूं कि अगर कोई कहे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध है और फिर वही बात जो 100 बार कह चुका हूं एनसीआरबी के आंकड़े में दर्ज है, तो उस बात को अब बहस नहीं, क्योंकि आज का सब्जेक्ट फिर वो आरोप प्रत्यारोप पे चला जाएगा। और अगर किसी नेता ने, हमारे पार्टी के नेता ने कोई आशंका व्यक्त की है तो बिना आधार का नहीं रहा है। मैंने उस बातों को आज ही कहा कि जो पहले का, अभी प्रोफेसर साहब सिन्हा साहब बोल रहे थे कि उन्होंने कभी किसी समुदाय के बारे में या किसी उसके बारे में नहीं बोला है। उनका एक बयान YouTube पर है, आप देख लीजिए कि अगर हमारे किसी एक को, मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई एक को मारे तो सही है, मैं क्लेरिफाई कर दूं, अगर कोई हमारे एक को मारेगा तो हम FIR नहीं दर्ज करवाएंगे, हम 110 लोगों को मारेंगे, कत्ल करेंगे। ये मुख्यमंत्री तो नहीं बोल सकते, उम्मीद करता हूं जोगी जी भी नहीं बोलेंगे। मैं उन बातों पर जाना ही नहीं चाहता। बात विवाद में जाएंगे तो फिर वो पुरानी बातें जख्महरे होते रहेंगे। एक मौका मैं ये चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय और मेरे नेता की राय, आज आपने देखा आदरणीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नेताजी को आपने देखा, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारा हमारा संस्कार, हमारा उम्मीद, हमारा सहयोग करने की प्रतिबद्धता बता रहा है। तो आज हम कोई भी पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहेंगे। बस एक आंकड़े का सुधार था, मैंने गुजारिश कर दी। कोई किसी का संपूर्ण नेता हिंदुस्तान में किसी का नहीं हो सकता, लेकिन जरूर है जिस वर्ग का कोई नेतृत्व करता है उनकी बातों को कहता है। हम क्या मान लें कि सारे हिंदुओं के नेता योगी जी है? मैं हिंदू नहीं हूं, आप हिंदू नहीं हैं, सारे हैं। तो उन बातों पर जाने के बजाय मैं फिर उसी बात पर दोहराना चाहूंगा कि मैं एक मौका देना चाहूंगा। ये सही बात है, सही कांग्रेस के मित्रों ने कहा तो उनकी आशंका करना उनका अधिकार है, लेकिन मैं उससे परे हटकर अभी आज के आपके डिबेट में कोई जजमेंट पास नहीं करूंगा। लेट अस वेट एंड वॉच। चलिए, हम आपके स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं, हमने कहा हम आपके स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं कि बतौर मैच्योर ऑपोजिशन आपने एक स्टैंड लिया है कि जब तक काम नहीं देख लेंगे हम काम पे टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन एक चीज में चुनौतियां हैं और महिला सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। आप उससे ना उसको आप कह रहे हैं कि एनसीआरबी के डेटा पे आप जाइए, उत्तर प्रदेश को सबसे पहला मत बताइए, मध्य प्रदेश सबसे पहला है। ठीक है, अब डेटा एक ऐसी चीज है मुबिन जहरा जी जिसको अपनी सहूलियत के हिसाब से मध्य प्रदेश मोड़ा, जोड़ा और तोड़ा जा सकता है। इसलिए हम वो सही भी कह रहे हैं कि आज का विषय वो नहीं है, इसलिए इस विषय पे समय जाया करने के बजाय आलोक जी मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। आपकी सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, राजीव राजी ने बहुत मैच्योरली कहा कि जब तक काम नहीं कर लेते योगी आदित्यनाथ कुछ दिन, तब तक हम कुछ नहीं कहना चाहते कि उनका एजेंडा क्या है, वो विकास करना चाहते हैं, वो हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जजमेंट पास कर चुके हैं ऑलरेडी। मीम अफजल साहब का बयान हमने अभी सुनवाया, वो कह रहे हैं कि इनको सीएम बनाया, इससे साफ हो गया कि ये क्या चाहते हैं, विकास कहां चला गया और क्या आगे ले जाना चाहते हैं। कपड़ा देख के हम डिसाइड कर ले रहे हैं क्या कि कौन आदमी क्या काम करेगा? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई कि आज उनको नई सरकार मिली है और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सीएम मिले हैं और आने वाले समय में ही पता चलेगा वो सरकार किस तरह से कौन से विकास के आयामों को लेकर आगे बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है, भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है, नवनियुक्त मंत्री एवं मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो कोई भी एजेंडा रहा हो, इलेक्शन समाप्त हो चुका है, किसी भी तरह की भाषा का, शैली का इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जनता ने 325 विधायक इनको जीत कर दिए हैं। हम उम्मीद भी करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि विकास के एजेंडे पर ये सरकार आगे बढ़ेगी, किसी तरह की कोई डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं अपनाएगी, समाज में सौहार्द बना रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। नई सरकार अपने पथ पर आगे अग्रसर हो, हमारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने भी कम से कम उस बहस को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जिसका जिक्र मैंने किया था आपकी पार्टी के नेता के बयान के हवाले से। लेकिन शांतनु, आपने तमाम पार्टियों के भी बयान सुने, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान सुने, आपने बीएसपी के बड़े नेताओं के बयान सुने, आपने जेडीयू के बड़े नेताओं के बयान सुने, लालू प्रसाद यादव के बेटे को भी आपने सुना। सभी लोग एक सुर में हैं। क्या हम कपड़ा देख के तय कर लेते हैं कि ये आदमी काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उनके जो पिछले भाषण हैं वो कल से टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं और उसके बाद एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ हैं तो इसका मतलब फिर तो कल साक्षी महाराज, साध्वी निरंजन ज्योति और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका युग लौट आएगा? देखिए, जैसे राकेश जी ने भी कहा कि हम एक रंग पे ना जाएं, और जाएं भी तो बड़े सौहार्द का रंग है। कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमें उनके बारे में पता नहीं है, जब वो काम करेंगे तो देखेंगे। लेकिन पहले देखना है कि अभी हमें क्या क्या पता है योगी के बारे में। योगी जी एक युवा हैं, आप सोशल मीडिया में देखें तो उनकी खुद की प्रेजेंस है। फेसबुक में 4-5 लाख लोग हैं उनके साथ, ट्विटर में 1-1.5 लाख लोग हैं उनके साथ।
अगर उनके लिए जो कैंपेन चले हैं वो भी बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर नेता हैं, 5 बार से संसद में चुनाव जीत के आए हैं, बड़े मत से चुनाव जीत के आए हैं। उनके एरिया में कम से कम 70 से 100 सीट पर उनका प्रभाव है। भाषण जो चल रहे हैं उनके, कुछ एक तरह के भाषण जो चुनाव में दिए गए वो चल रहे हैं। वो एक सांसद है, अगर आप सांसद की तरह देखें तो उनकी एज अ पार्लियामेंटेरियन उनकी एक सांसद की तरह क्या उनका रोल रहा है। 80 से 85% उनकी अटेंडेंस रही है। यही अगर राहुल गांधी से कंपेयर करें तो 40-45 अटेंडेंस रही है। जो नेशनल एवरेज है 45 डिबेट्स का, उनका 56 है नेशनल एवरेज डिबेट का। और वो डिबेट में देखेंगे 95-99% वो विकास के मुद्दे हैं, वो कोई धर्म जाति की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन का एवरेज है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस का एवरेज साल का 180। योगी जी का 284 है इस साल का, जो उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे हैं। और ये यूपीए की सरकार में भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा नहीं कि अपनी सरकार में, दोनों सरकारों में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। प्राइवेट मेंबर बिल जो बहुत रेयर हो गया आजकल, जिसकी नेशनल एवरेज 1.5 है, इनके 3 है। तो युवा हैं, युवा चेहरा है, पॉपुलर नेता हैं, गवर्नेंस का समझ है, उनके खुद के बहुत इंस्टीट्यूशन चलते हैं। अगर आप गोरखपुर में देखें तो उनके खुद के बहुत इंस्टीट्यूशन चलते हैं, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, बहुत बड़ा मठ। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितना हमें जानकारी है, एक अच्छे सांसद हैं, युवा चेहरा है। तो उस नज़र से हम योगी को आपने ट्विटर का जिक्र किया, उनका पहला ट्वीट आया बतौर सीएम उत्तर प्रदेश के। उन्होंने लिखा है कि रोजगार एवं स्वरोजगार के लाइन हट गई है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता की आशाओं को विकास की वास्तविकताओं में परिवर्तित करने हेतु कटिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है यूपी सरकार। कुछ डेटा आपने अच्छा दिया है शांतनु, और सुबह से आप तीसरे आदमी हैं, संबित पात्रा। शांतनु तीसरे ऐसे आदमी हैं जो युवा नेता कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, वरना इससे पहले तो राजनीति में युवा की डेफिनेशन में ही हम कंफ्यूज थे कि कौन युवा होता है, कौन नहीं होता। इस सब के बाद जो सवाल मैंने शांतनु से पूछा था वो एक्चुअली मुझे आपसे पूछना चाहिए था। क्या हम ये मान लें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साक्षी महाराज के, साध्वी निरंजन ज्योति के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, उन गौरक्षकों के जिनको गुंडा तक कह दिया प्रधानमंत्री जी ने खुद, दिन फिर गए उत्तर प्रदेश में? कम से कम अच्छे दिन आ गए उनके। देखिए, यहाँ अब कन्फ्यूजन की स्थिति हो रही है। केवल इन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, इसलिए ये कहना कि जो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है वो अब मुख्यमंत्री की दौड़ में कहीं ना कहीं आ जाएंगे या मंत्री बनने के दौड़ में आ जाएंगे, तो मैं कहूँगा अभी हमसे पूर्व जो प्रवक्ता बोल रहे थे सही बोल रहे थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिंदु गिनाए जो कि विलक्षण थे। जिस प्रकार से उन्होंने प्राइवेट मेंबर की बिल की बात की, पार्लियामेंट में अटेंडेंस की बात की, ये इतने वर्षों से 1998 से 2014 तक का सफ़र रहा है, एक बहुत बड़ा सफ़र रहा है। और इस सफ़र से जो निचोड़ निकला है उसका आज रिजल्ट यह है कि योगी जी आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और जहाँ तक भाषणों की बात है, देखिए मैंने योगी जी के सभी भाषणों को सुना है। मैं एक बात आपको स्पष्ट बताऊं, अभी कुछ आंकड़ों को लेकर यहाँ झड़प भी हो रही थी कि क्या सबसे ज़्यादा बलात्कार, रेप इत्यादि उत्तर प्रदेश में ही होता है। मैं समझता हूं कि राजीव राय जी ने जो कहा ठीक है, वो उनका मामला है, वो कहेंगे, मगर 3 बड़े मुद्दे थे उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा गया। पहला बड़ा मुद्दा था कि बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होते हुए भी विकास से वंचित था, योगी जी को इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था और पुलिस की अकर्मण्यता। मुझे क्षमा करिएगा, हमने जो 325 सीट जीती है उसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि पुलिस स्टेशन दफ्तर बन गए थे और न्याय नहीं मिल रहा था। तीसरा बड़ा कारण था तुष्टीकरण की राजनीति। क्षमा कर लीजिएगा रोहित जी, आप एक बड़े एंकर हो सकते हैं, मैं एक बड़ा डॉक्टर हो सकता हूं, मगर उसके बावजूद भी मेरे दफ्तर में अगर तुष्टीकरण होगा तो मुझे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे सरकार को लाऊं जो तुष्टीकरण ना करे। इसलिए नौकरी तो सब नंबर 1 पे है, मगर जो लोग नौकरी पाए हुए भी हैं, अगर उनको आप तुष्टीकरण करेंगे, उनको अपीजमेंट की राजनीति में ढकेलेंगे तो वह भी सरकार बदलती है। इसलिए वेदना की आवाज़, ये जो बार बार कहा जाता था कि हम रोमियो स्क्वाड लाएंगे, तो लेफ्ट लिबरल हम पे हंसते थे, कहते थे ये रोमियो स्क्वाड क्या होगा, लाएंगे कि नहीं ये तो बताइए। से जाके पूछिए जिनको कॉलेज के बाहर, बिल्कुल आप इंतजार करिए, अभी आपने खुद कहा कैबिनेट की बैठक होगी, कुछ घोषणाएं होंगी। आप जो हमने घोषणा पत्र में कहा है अक्षरशः वो सब होगा। उन लड़कियों की वेदना को आप देखिए जो उत्तर प्रदेश की कॉलेज के बाहर निकलने से डरती है, घर से कॉलेज तक। और जी न्यूज़ को मैं आभारी करता हूं कि जी न्यूज़ ने ऐसे कई गांव की कहानी दिखाई है और हमने डिबेट भी किया है कि कुछ समुदाय के लोग अपने स्कूल तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग उनको छेड़ते हैं। और सांसद होने के नाते, विधायक होने के नाते बताइए आप, वो नेता सच कहे
या झूठ कहे केवल हमको सेकुलर दिखना है। सर, हमने तो कैराना भी दिखाया था, आपके अपने सांसद पलट गए थे। लोगों की वेदनाओं को रखा था। हम तो कैराना भी गए थे, आपके अपने सांसद पलट गए थे, उसका नतीजा भुगता उनकी बेटी जो चुनाव लड़ रही थी उसने। वो कोई भी पलट, मैं देखिए, मैं सही कह रहे हैं आप, मगर कैराना जो आपने दिखाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम नेता जो उत्तर प्रदेश के थे वो उस पर अडिग थे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तथ्यों के साथ हम खड़े थे। उसका नतीजा आज रहा कि लोगों ने साथ दिया कि हाँ, पलायन हो रहा था। राजीव जी, आपकी बात पे जवाब देना चाहते हैं। सवाल आज ये, मोदी को काम भी चाहिए और राम भी, और क्या योगी लाएंगे उत्तर प्रदेश में राम राज्य? आप अपनी बात कह सकते हैं, आप संबित पात्रा को जवाब देना चाहते हैं। संबित जी, आज मैं उस बात विवाद में नहीं जाना चाहता था। चुनाव का मौसम खत्म हो गया। जिन सवालों का आज आपने उठाया, पहले भी उठाया था, जरूरी नहीं है मैं उस पोस्टमार्टम भी आज नहीं करूंगा। सच्चाई ये है कि आप जीते हैं और हम हारे हैं। आज आपकी सरकार बनी है और हम सरकार से बाहर हुए हैं। अगर आप फिर वही उन्हीं बातों को कहेंगे तो अब आप तो सरकार में है, आपके मुख्यमंत्री को और आपको जानकारी होना चाहिए। थाने नहीं 100 नंबर से उत्तर प्रदेश चल रहा है। जो 100 नंबर पर आप डायल करेंगे संबित पात्रा साहब कहीं से में, तो लखनऊ में जाएगा, कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा और लोकेशन बताएगी गाड़ी कहाँ है और पहुंचेगी। इसलिए थाने वाली कोई बात नहीं है। और जब ये सब बातें कहेंगे तो मुझे बहुत सारे याद आने, कच्छ से लेकर हरियाणा के जाट आंदोलन तक बातें याद आ जाएगी। अब अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आरोप प्रत्यारोप लगाए, कहीं न कहीं हम मात खाए, उसके बहुत सारे कारण हो सकता है। और लोकतंत्र में जब जीत और हार होती है तो जरूरी नहीं है कि जो आपने जीतने वाला बोला वो सच था। बोफोर्स उदाहरण, बोफोर्स में पूरा देश बोफोर्स घोटाला कर रहा था। जब जीत गया तो बोफोर्स को साबित नहीं कर पाया, आपकी भी सरकार आगे चली गई। तो जरूरी नहीं था कि बोफोर्स सही था। जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार आई थी, सरकार चली गई थी। जरूरी नहीं था जिन मुद्दों को उठाया गया था, हम लोग भी थे उन आंदोलन में, मैं मानता हूं उससे। तो जरूरी नहीं कि जिस परसेप्शन को देकर चुनाव जीता जाए वो वक्त के साथ सही साबित हो। आज आप सरकार में हैं, आज आप उन मुद्दों को मत उठाइए। उन मुद्दों को उठाएंगे तो फिर बहुत बहस चली जाएगी। आज मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपको सहयोग देने का वचन आपके साथ है कि सकारात्मक कार्यों में सहयोग देंगे। अगर थाने की बात करेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, जो रोहित जी का टाइम कम पड़ जाएगा। संबित बोलिए। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, खास करके जबकि इतना बड़ा मैंडेट मिला है। और आपने भी ठीक कहा रोहित जी कि आज राजीव राय जी, और सबसे बड़ी बात है आज मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही विनम्र और एक बहुत अच्छा लगा। हम सबको भी अच्छा लगा कि इस प्रकार से राजनीति होती है, ये अच्छी बात है। मगर यहाँ चूंकि भगवा रंग के ऊपर डिस्कशन भी हो रहा है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व के विषय में डिस्कशन हो रहा है, तो स्वाभाविक है तुष्टीकरण के विषय में भी हम बात करें। बातों को देखिए, मैं ये विश्लेषण नहीं करना चाहता कि कौन किस लिए हारा। ये विश्लेषण हो रहा है कि अनायास ही भारतवर्ष में बहुत वर्षों से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। हम और आप आंख मूंद लें तो भी सच्चाई बदल नहीं जाएगी। और आज इसीलिए इतना बड़ा डिबेट बना है कि एक भगवाधारी जब सीएम बना है, ये इतना बड़ा डिबेट इसलिए बना है क्योंकि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण एक नरेटिव बन गया था भारत की राजनीति में। और आज बहुत लोग शायद मुंह से बोल नहीं रहे हो राजीव भाई, मगर बहुत लोग बहुत कुछ दिलों के अंदर महसूस कर रहे हैं। आलोक शर्मा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूं कि डिबेट में भी अभी भी भगवा रंग देना डिबेट को भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये बार बार उसको विवाद की तरफ लेकर जा रहे हैं डिबेट को। वो कह रहे हैं कि साहब वो तो युवा हैं और तमाम उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। तो क्या 3 महीने पहले वो युवा नहीं थे जब उनको डिक्लेयर कर देते आप? आप कहते हैं साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, क्या 3 महीने पहले एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे वो? कल रूम नंबर 111 में किस तरह से उन्होंने पूरी भाजपा के घुटने टिकवाकर मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आज उस विषय पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्या आलोक जी कैसे बने, हमें भी तो पता लगे। अरे सर सब लोग सुनना चाहेंगे ना आलोक जी। अगर आपके पास कुछ नया है। 8 दिन रोहित जी, 8 दिन लगे इतना बड़ा मैंडेट होने के बाद भी डिक्लेयर होने में कि सीएम कौन होगा, तो आप स्वयं समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। आज हम देखना चाहते हैं केवल कि आपने जो वायदे किए थे पहली कैबिनेट में, क्या वो 82,000 करोड़ का जो लोन है फार्मर्स का वो माफ़ करेंगे? हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो माफ़ होना चाहिए। तमाम रोजगार के बारे में ट्वीट तो आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस जितनी खराब रही है रोजगार के बारे में, जितना जॉब इंडेक्स नेगेटिव पिछले 22 साल में सबसे कम जॉब इस साल जनरेट हुए हैं, वो भी देश ने देखा और सरकार के आंकड़े हैं। लेकिन आज क्योंकि नई सरकार बनी है, हम चाहेंगे आप लोग काम करें, हमारा जो सहयोग हो सके अच्छी चीजों के लिए हम सहयोग देंगे। तुष्टीकरण आप लोग जिस तरह से करते हैं वो पूरा देश देख रहा है। आपने विकास के आंकड़ों पे घेरा है उनको, अच्छा लगा मुझे। शांतनु, यही आंकड़े लेके कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में भी गई थी
और अक्सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जो डिबेट में रहते थे वो कहते थे कि बिजली बिल माफ़ और कुछ किसानों की समस्याएं हाफ या लोन हाफ करके, या लोन माफ़ और बिजली बिल हाफ करके नारा उन्होंने गढ़ा था। लेकिन जनता अगर उसी नारे को पसंद कर रही होती, उसी पे भरोसा कर रही होती, तो शायद उनको वोट ना दे देती। जी, जैसे रोहित आपने कहा, मैंने अपनी किताब में इन सब आंकड़ों को बहुत ही विस्तार में, बहुत RTI लगा के करा है। कुछ RTI तो ऐसी जवाब आई, मुझे लगता था कि जवाब दे कैसे दिया उन्होंने। जैसे मैं आपको लैपटॉप की स्कीम का बताऊं, लैपटॉप की स्कीम में मेरे ख्याल से उसकी जांच होनी चाहिए। आज वो कहने का दिन नहीं है। लैपटॉप में अलग अलग ज़िलों में, हर ज़िले में कम से कम जितने लैपटॉप पहुँचे और जितने लैपटॉप बटे, उसमें 5,000 से 50,000 का फ़र्क है। इलाहाबाद में उन्होंने लैपटॉप RTI में बताया कि 70,000 लैपटॉप पहुँचे और 20,000 बटे। मैंने पूछा अधिकारियों से कि क्यों नहीं बट पाए ये नंबर कर, उन्होंने कहा डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो ये मानना बड़ा मुश्किल है कि 2-1 साल में डेटा ही अपडेट नहीं हो पाया। आपने जब बिजली की बात करी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मुझसे कोई सलाहकार बना के पूछे कि योगी को पहले 1 साल में क्या करना चाहिए, पहले 2 साल में क्या करना चाहिए, अगर वो 24/7 बिजली ले आए, तो उत्तर प्रदेश की जनता इतनी उद्यमी है, इतनी एंटरप्रेन्योर है कि वो बाकी तो अपने आप ही अपनी समस्याएं सुलझा लेगी। आज उत्तर प्रदेश में 50,000 मेगावाट का कनेक्टेड लोड है और 25,000 मेगावाट की बिजली की रिक्वायरमेंट है, मात्र 2,500 मेगावाट बिजली जनरेट होती है। 10-12-15,000 वो खरीदते हैं। हर समय 7 से 8,000 मेगावाट की कमी रहती है। और आपने काम बोलता है नारा लेके जब वो रोड शो में निकले तो तार में फंसे हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखा है। तो वादे उन्होंने बहुत करे, लेकिन आप ज़मीन पे जाएं तो बीमारू राज्य में आज भी उत्तर प्रदेश अंकित है। उत्तर प्रदेश 16.5% पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है और GDP में मात्र 8% कंट्रीब्यूट करता है। राकेश जी, आपको लगता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, ये सब बाद की चीज़ें होती हैं, ये तब अच्छी लगती हैं जब पेट भरा, और जब पेट खाली हो तो ये सब चीज़ें फिर समझ में नहीं आती है जनता को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी प्रायोरिटीज डिसाइड हो कि वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, गवर्नेंस एक सर्वसमावेशी होता है अपने आप में, उसमें दोनों बातें चाहिए, आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन। ये सामाजिक संतुलन बिगाड़ कर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिद्धांत है, जहाँ ऑर्डर नहीं होता वहाँ लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है। ऑर्डरलेस सोसाइटी में कानून सिर्फ कागज़ पर रह जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थिति दशकों से ऐसी होती गई कि ऑर्डरलेस सोसाइटी बनता गया है, इसलिए कानून को धता लोग बताते गए। देखिए, माफियाओं का अलग अलग क्षेत्रों, आप देखिए, एक माफिया के नाम से उन क्षेत्रों पर राज चलता था। दलितों के साथ जितनी अत्याचार घटना और जगहों भी घटती हैं, अभी चूंकि उत्तर प्रदेश पर डिस्कशन है, तो मुझे लगता है कि योगी जी के आने के बाद जो 2-3 चीज़ें होंगी, वो पहली चीज़ तो यह होगी, इस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो समाज को बांटने का काम करते थे, वे शहर छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात वो ये काम बंद कर देंगे। एक उनको ये सेकुलरिस्ट पार्टियां बढ़ावा देती थी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश को बांटो और मुस्लिमों के लिए अलग प्रदेश बना दो। हिंदुस्तान में होमलैंड की बात करने वाले, बताइए, समाजवादी पार्टी का नेता ऐसा कर रहा, चूंकि मुस्लिम समुदाय से वो आते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहा जो महत्वपूर्ण होगा, देखिए, उत्तर प्रदेश के GDP को तिगुना करना उनका लक्ष्य होना चाहिए 2 साल में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारत का GDP अवसर होगा कि वो उत्तर प्रदेश का कम से कम भारत के GDP में 20 से 21% का योगदान हो। उत्तर प्रदेश की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, देखिए, उद्योग की अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश में है, एग्रीकल्चर की है, शिक्षा का केंद्र होता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU। हिंदुस्तान में JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बाद में मर्ज किए। हिंदुस्तान के जितने बड़े राजनीतिज्ञ पैदा लिए जिन्होंने देश को संभाला, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU से आते थे। आज वे दोनों विश्वविद्यालय किस जगह पर हैं? हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मैं कहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, FDI को जो FDI आवश्यक है उसको इन्वाइट करने के क्षेत्र में मुझे लगता है योगी जी एक संतुलित विकास कर चलेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो सूडो सेकुलरिज्म ने क्या किया, देखिए, अभी सभी पार्टियों में चिंतन चल रहा है। इस मैंडेट ने 2 बातों को साबित किया है। पहला कि कम्युनिटी के वीटो को इलेक्टोरेट रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, मुस्लिम समुदाय को मोनोलिथिक तरीके से देखने वाले मुस्लिम नेता, सूडो सेकुलरिस्ट पार्टियां गलतफहमी में जी रहे थे। मुस्लिम महिलाओं ने विद्रोह करके, विरोध करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान दिया है, वोट दिया है। वोट ही नहीं दिया है, टेलीविजन पर आकर उन्होंने कहा कि हमने BJP को वोट दिया है। यह बगावत है उन लोगों के खिलाफ
जो गलत विचारधारा को उन पर थोपते रहें धर्म के नाम पर। आप सहमत हैं इस बात से जो राकेश जी कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़े दूसरी तरह से परिभाषित करूंगी। रोहित जी, भगवा रंग की बहुत बात हो रही है, तो मुझे लगता है विकास चाहिए हमें डेवलपमेंट चाहिए, और वो किसी भी रंग, वो चुन्नी भगवा हो, हरी हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि आपको मैंडेट मिला है तो आप हमें विकास दीजिए, और सबका विकास जो नारा है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ मैं कहूँगी राकेश जी की महिलाओं से रिलेटेड योगी जी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होगी कि जो डेवलपमेंट, एक स्पेशल डेवलपमेंट पॉलिसी बननी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है यूपी में, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस कौम की औरतें जो हैं मजबूत होंगी वो कौम बहुत आगे जाएगी, तो इस पे उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पात्रा जी, एक चुटकुला चल रहा है सोशल मीडिया पे इस वक्त। योगी जी ने पूछवाया है कि राम मंदिर में टाइल लगवाने के मार्बल। चलिए, कम से कम राम मंदिर के बारे में बात तो हो रही है। नहीं, ये चुटकुला नहीं है, आप समझिए इसमें लोगों की एस्पिरेशन कितनी हाई है आपको। डिटेल पे जाते हैं, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने बहुत सारी बातें बताई इस दौरान में, और मैं अभी मैडम जी कह रही थी, मुबीन जी बिल्कुल सही कह रही थी कि रंग कपड़े का कुछ भी हो, विकास की बात होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि विकास की बात होनी चाहिए, और हम लोग सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ होती है वहाँ विकास तो होगा ही, आप ये देखिएगा, होगा ही। मगर देखिए, विकास के साथ साथ मैंने अभी राकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, पेट भी भरा होना चाहिए और मानसिक संतुलन भी होना चाहिए। मेरा पेट तो भरा होगा, मगर मुझे आप तुष्टीकरण की प्रताड़ना दे रहे होगे तो वो भी ठीक नहीं होता। पेट भी ठीक होना चाहिए और मन भी ठीक होना चाहिए, दोनों का ठीक होना बहुत आवश्यक है। इसलिए जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक समय ऐसा था कि तमाम ऑपोजिशन के मेंबर, आज मैं आलोक जी के ऊपर या राजीव जी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता, वो हमारे मित्र हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे भी दिन थे जब ये हमें चिढ़ाते थे कि बताओ राम मंदिर का क्या होगा, बताओ राम मंदिर का क्या होगा। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन राम मंदिर का हो जाएगा ये बताएंगे, अरे बताओ कैसे कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई। मैं आपको आश्वासित कर रहा हूं कि कानून के अंतर्गत हम इस विषय को आगे लेकर जाएंगे, और राम भी महत्वपूर्ण है। आप रोटी कपड़ा मकान, और राम भी महत्वपूर्ण है। राम के बिना ना रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के बिना राम नहीं। ये दोनों परिपूरक है एक दूसरे के, क्योंकि ये हमारी आस्था है। और ट्रिपल तलाक, देखिए ट्रिपल तलाक पे हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है सर, मैं बता रहा हूं, ट्रिपल तलाक पे हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है। एक सरकार थी जिसने साहबानों के मामले में घुटने टेक के खड़ी हो गई कि साहबानों, भले ही 70 साल की महिला को सड़क पे लाके छोड़ दिया गया हो, हम तो वही करेंगे जो पुरुष वर्ग कहता है। हमारी सरकार ने एक एफिडेविट दिया, महिलाओं के साथ खड़ी रही। ये नहीं देखा कि मुस्लिम महिला है या हिंदू महिला है। महिलाओं के अधिकार के लिए हम अपने राजनीतिक विषयों को भी छोड़ सकते हैं, ये तो सिद्ध हो चुका है। ठीक है। आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके राकेश जी आप जल्दी से बोलने जो बोलना चाहते हैं। आलोक जी आपके पास ही आ रहा हूं, उसके बाद राकेश जी पूरा। 3 शब्दों से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को परिभाषित करता हूं, राम और रोटी। जितनी राम संस्कृति के प्रतीक हैं, रोटी लोगों को रोजगार चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए, महिलाएं चाहे जिस समाज की हो उनकी शिक्षा और उनके एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए। महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ, ये डिस्कोर्स समाप्त होना चाहिए। जिसके साथ भी हो, जिसको जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। ये राजधर्म है, और मुझे लगता है राम और रोटी के आधार पर ही देश में सुशासन आ सकता है। आलोक जी से कमेंट लेता हूं, एक बड़ी खबर बताते हुए कि जाट समुदाय ने 15 दिन के लिए अपना आंदोलन टाल दिया, यानी कि कल के लिए खास तौर पे जो दिल्ली और आसपास पूरी तैयारी चल रही थी, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा था, ये देखते हुए कि आंदोलन में कुछ इस तरह की ऊंच नीच जैसी स्थिति ना हो जैसी पहले हो गई थी। वो आंदोलन फिलहाल आज की बातचीत के बाद 2-3 राउंड की जो बातचीत हुई है दिल्ली में, उसके बाद वो फिलहाल टल गया है, 15 दिन के लिए टल गया है। आलोक जी अपना कमेंट आपके दे सकते हैं आप। देखिए, मैं समझता हूं कि 2 विषय आपने उठाए अभी पिछले वक्तव्य में अपने, रोहित जी। एक ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल तलाक के बारे में अब लोकसभा का जब चुनाव 2019 का आएगा, उससे 6 महीने पहले चर्चा होगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा उसमें। इसके बाद दूसरा विषय जो आपने लिया है, उसमें जिस तरह से आपने कहा है राम मंदिर के बारे में, हम तो क्या पूरा देश पूछ रहा है भाई। आपने कहा था कि केंद्र में सरकार बन गई और उसके बाद राज्य में भी अगर सरकार बन जाएगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। आपने मैनिफेस्टो में भी कहा, तमाम लीडर्स के आपने जो भाषण सुने उन्होंने भी कहा कि राज्य में भी सरकार दे दीजिए, हम फिर राम मंदिर बनाएंगे। मुझे लग रहा है पंचायत के चुनाव जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, उसके बाद कहीं राम मंदिर का काम शुरू अगर ये संसद में कुछ ऐसा लेके आते हैं आलोक जी, प्रस्ताव के कानून अपना काम कर रहा है लेकिन हम प्रस्ताव के जरिए मंदिर का रास्ता साफ करना चाहते हैं,
कांग्रेस उसमें साथ देगी क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसको संसद में नहीं घसीटना चाहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये निर्णय घसीट देता है लेते कि हैं राम तो? मंदिर, अरे सर सुनिए ना, लोकसभा में अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल में एक बार भी लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है, क्यों नहीं लाए? ये केवल राम मंदिर के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। आप उसको ट्विस्ट करना चाहते हैं, एक अलग बात है। क्या राज्यसभा में लाने से पहले लोकसभा में पास करके क्या वो नहीं रख सकते? मतलब आप चाहते हैं कि कानून के जरिए ही बने मंदिर बने, तो भावनाओं का कोई स्थान ना हो उसमें? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि कानून के जरिए बने। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे उसको सर्वमान्य होना चाहिए। उसको रोटी सेकने का एक तवा मत बनाइए राम मंदिर को। वहां पर टाट के अंदर राम मंदिर में रामलला बैठे हुए हैं, मोदी जी 3 साल में वहां तक गए नहीं है। मैं समझता हूं कि आप केवल वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि साहब अब तो राम राज्य आ जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जो वास्तविकता है उस पर चलिए। आप विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं सोमनाथ की तर्ज पर राम मंदिर बनना चाहिए, सत्ता पक्ष में आते हैं तो कहते हैं साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। अरे भाई, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है तो रथ यात्रा क्यों निकालते हैं आप? क्यों राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठी करवाने में मदद करते हैं? मैं समझता हूं बीजेपी का जो चेहरा है बेनकाब हो चुका है। किसानों की बात कीजिए, किसानों का ऋण माफ कीजिए। अभी तो जनता को लगता है बेनकाबी पसंद आ रहे हैं। राजीव राय अपना कमेंट कीजिए, उसके बाद संबित पात्रा जवाब दीजिएगा लास्ट में। राजीव राय बोलिए। बस उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं संबित भाई। अब तो दिल्ली में भी आपके सरकार, लखनऊ में भी आपके सरकार राम राम बनना जपना बंद करिए और काम करना शुरू करिए। आपको भी पता है 3 ही रास्ते हैं राम मंदिर बनाने के, एक आपसी सहमति, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला और तीसरा पार्लियामेंट में, जैसे रोहित जी सुझा रहे थे। मुलायम सिंह 2 मुद्दे पर हम दोनों एक साथ हैं। हम भी वही बोलते हैं, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि आपसी सहमत हो जाए या सुप्रीम कोर्ट हो जाए। तो आप ये बता दीजिए कि पार्लियामेंट में कब ला रहे हैं, जनता को जानने दीजिए। फिर आप क्यों बोलना चाहिए जब हम बना लेंगे तो ऐसे कहेंगे? अब बनाने का आपके पास है, लाइए पार्लियामेंट में, जनता को बता दीजिए कि दोनों झूठ बोल रहे थे, हम सच बता रहे थे, हमारी ताकत दे दिया, अब हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं। रोहित जी पूछ लीजिए किस दिन आ रहा है। ठीक, संबित जवाब दीजिए, फिर राकेश जी और शांतनु आप बोलिएगा। देखिए, सारी बातें मैं टीवी पे बताऊं बैठ के ये संभव नहीं है, मगर एक बात बता दूं कि जितनी भी पॉलिटिकल नारा टीवी पे लगाएंगे, में पार्टिसिपेट, मुद्दा टीवी पे नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे टीवी पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन तो लीजिए। जितनी भी पार्टीज यहाँ बैठी है हमारे साथ डिबेट कर रही है, या जितनी भी पार्टी आज हमको छोड़कर संसद में है, राम मंदिर के पक्ष में अकेले हम ही हैं। और इसको आप इतने हल्के में मत लीजिए कि हम पक्ष में हैं तो केवल वोट के लिए पक्ष में हैं। तो लाइए ना। महात्मा गांधी ने जिस राम राज्य के 3 साल हो गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन नहीं दी कि इसकी डेट जल्दी लग जाए। पिछले 3 साल में सुप्रीम कोर्ट की एक डेट नहीं लगी है। आप चिंता मत करिए। आप बताइए ना, आपने धर्म गुरुओं को आलोक जी, उनका मंत्री कम से कम सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तो कर रहा है रामलला की। आप तो अदालत को लिख के दे आए थे कि राम कहानियों में होते हैं केवल। आलोक जी, कैसे आप लोग बातें करते हैं? प्लीज समय जाया कर रहे हैं आप लोग। तो कहते थे राम है नहीं। पात्रा जी, आप तो कह रहे थे राम पात्रा जी थोड़ा सा देखिए, मेरे साथ और 2 पैनलिस्ट हैं, 3 में से कोई मेरे ऊपर दबाव है लगातार ब्रेक लेने का, समय क्योंकि खत्म हो गया है। संबित पात्रा, आप ही थे एक दिन टीवी डिबेट में, मैं आपको एक जगह देख रहा था, कह रहे थे लगाइए जय श्री राम का नारा, लगा के दिखाइए। आज मैं आपसे प्लान पूछ रहा हूं तो आप जय श्री राम का नारा लगाने का छोड़िए, मैं अभी भी जय श्री राम कह रहा हूं। सर वही तो मैं कह रहा हूं, प्लान बताने को तैयार नहीं है, लेकिन आप प्लान नहीं बताएंगे, लेकिन नारा लगा देंगे, प्लान नहीं बताएंगे, है ना सर? नारा लगा देंगे, प्लान नहीं बताएंगे। नारा लगाएंगे और नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा था उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, नारा लगाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। सरकार राम हमारे परम पिता हैं। अब आपको रोज इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा सर। है ये कहने से मैं पीछे नहीं हटता। अब आपको रोज इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, जवाब भी देंगे और मंदिर भी देंगे, सवाल का जवाब भी देंगे, मंदिर भी देंगे और जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे। आपको लगता है राकेश सिन्हा, जैसे अखबारों में खबरें छप रही हैं कि संघ के दबाव में योगी आदित्यनाथ का नाम तय किया गया कि ये मुख्यमंत्री होंगे, संघ की तरफ से बहुत हद तक रणनीति डिसाइड की जाती है, तो मंदिर के प्लान पे भी संघ को एक्शन लेना पड़ेगा। ये लोग नहीं लेंगे, ये ऐसे ही करेंगे। एक बात तो मैं साफ कर दूं कि संघ कभी दबाव नहीं डालता है, संघ सलाह ही देता है। संघ अभी उत्तर प्रदेश में हलचल मच रही है, संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कोयम्बटूर में चल रही है, संघ के सभी शीर्ष नेतृत्व वहां अपनी संगठनात्मक बातों पर, देखिए संघ के पास बहुत जो है धारा 370 से भागा। अरे आप सुन लीजिए आलोक जी, सुन लीजिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण तो होगा ही, और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बहुमत के बाद ऐसा प्रयास नहीं होगा, मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, आपने राज्यसभा और जोड़ दी, आपने प्लान बता ही दिया उनको खुद ही साथ साथ कि अगली बार समय
संबित जी कहीं जाएं तो क्या बताएं? शांतनु, अभी बात छोटा हुई- कमेंट लास्ट। अब बिल्कुल अब बात हुई कि रोमियो स्क्वाड की बात हो रही है जबकि विकास मुद्दा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर और ग्रोथ में और इंडस्ट्री में बड़ा खासा रिलेशन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश 2015 में उस पर 10वीं रैंकिंग पे था, अब 14वीं पे स्लिप हो गया और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा पॉइंट है। पेटीएम कंपनी जो आपके ऑफिस के बिल्कुल पास है वो नोएडा में और यूपी में कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। स्नैपडील की एक महिला को गाजियाबाद में घर जाते समय उसको उठा लिया गया, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो लॉ एंड ऑर्डर इंडस्ट्री भी आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। मैं चाहता था आपसे कमेंट में, लेकिन दबाव बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। जो बात राजीव राय ने कही थी, हमें लगता है उसी से खत्म करना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ली है, अब उनकी सरकार काम करेगी और उस काम पर हमें भी नज़र रखनी होगी, विपक्ष को भी नज़र रखनी होगी और जहाँ जहाँ वो मौका देंगे, जहाँ जहाँ वो फिसलेंगे, वहाँ सवाल करना हमारा भी और विपक्ष का भी ये दायित्व होगा।